भारत एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आर्यभट्ट, सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट दिए। इस देश में एक और होनहार साइंटिस्ट जो विज्ञान की दुनिया में इनकलाब ला सकता था, एक मामूली सी बहस की भेंट चढ़ गया। सिर्फ 39 साल की उम्र में इस साइंटिस्ट ने सिल्वर नैनो पार्टिकल्स पर ऐसी रिसर्च की जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ी तब्दीली ला सकता था। 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स में इसकी रिसर्च शाया हुई और अमेरिका, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में इसका नाम पहचाना जाने लगा। लेकिन अफसोस, ये देश इस काबिल न बन सका कि अपने इस ऐसी कीमती हस्ती को बचा सके। एक आम पार्किंग का झगड़ा और पल भर में एक अनमोल दिमाग हमेशा के लिए खामोश हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें आई, खबरों में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या ये समाज अपने ऐसे अजीम साइंटिस्ट और ज़हन लोगों की कदर करना भूल चुका है? ये सिर्फ एक जान का सवाल नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान है जिसने एक और चमकते सितारे को बुझने दिया, बगैर ये सोचे कि इस सितारे की रोशनी भारत के मुस्तकबिल को कितना रोशन कर सकती थी। सोलर एनर्जी एक ऐसी फील्ड है जो दुनिया के मुस्तकबिल को बदलने की ताकत रखती है, और इस फील्ड में एक इंडियन साइंटिस्ट, एक ऐसा जीनियस वो काम कर रहा था जो शायद आने वाले सालों में भारत की तकदीर बदल सकता था। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक कामयाबी नहीं, लेकिन एक दर्दनाक हकीकत भी है। यह साइंटिस्ट सिर्फ 39 साल का था, लेकिन इसने अपनी जहनत से यूएस, जर्मनी और कई दूसरे देशों में अपनी तहकीक का लोहा मनवाया था। इसकी रिसर्च पेपर्स को दुनिया के बेहतरीन साइंसी जरीदों में सराहा गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस अजीम दिमाग के साथ रोजाना एक जंग चल रही थी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, डायलिसिस पर था, तकलीफ में था, मगर फिर भी काम कर रहा था। भारत के मुस्तकबिल के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। यह सब किसी प्राइवेट लैब में नहीं, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे मुल्क के आला इदारे में काम हो रहा था। इसका ख्वाब था कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी में एक ऐसी तरक्की हो कि दुनिया हमारे मुल्क को साइंसी इनकलाब के मरकज़ के तौर पर देखे। वो चाहता तो अमेरिका या यूरोप में अपनी काबिलियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने अपने मुल्क, अपनी मट्टी और अपने वालिदैन को चुना। वो भारत के लिए जीना चाहता था, मगर अफसोस भारत उसे जीने का मौका न दे सका। एक गैर मामूली झगड़ा और पल भर में वो ज़हन दिमाग हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक ऐसा शख्स जो बीमारी से ना हारा, जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सालों में भी साइंस में नई राहें खोली, वो इस बेरहम समाज में चंद लम्हे भी ना जी सका। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या ये देश अपने ज़हीन तरीन लोगों के लिए इतना गैर महफूज हो चुका है? क्या अपनी ही सबसे बड़ी ताकत, अपने साइंटिस्ट, अपने जीनियस लोगों को यूं ही खोते रहेंगे? ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक सदी का नुकसान है। अभिषेक सिर्फ 39 साल का एक जीनियस, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसकी रिसर्च दुनिया में सराही गई और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे आला इदारे में काम कर रहा था। यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसकी रिसर्च पेपर को जबरदस्त पजीर मिली। इसकी रिसर्च भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को बदल सकती थी, लेकिन यह सब कुछ इसलिए नाकाफी था क्योंकि यह मुल्क अपने सबसे ज़हन दिमागों को संभाल ही नहीं पाया। यह साइंटिस्ट किराए के मकान में रह रहा था, एक मुल्क जो सियासतदानों और अदाकारों को सरकारी सहूलतें देता है। वहाँ ऐसे ज़हन लोग जदोजहद कर रहे हैं, और फिर वही आम कहानी, एक पार्किंग का आम सा झगड़ा, एक कत्ल और एक मुस्तकबिल हमेशा के लिए खत्म। अभिषेक की जिंदगी पहले से ही दुखों का पहाड़ थी, लेकिन जो हुआ वो किसी का भी दिल दहलाने वाला था। वो जहाँ भी अपनी बाइक रखते, लोग यहाँ मत खड़ी करो, वहाँ हटाओ, चीखते। हर दिन एक नई जंग थी। एक मामूली सी पार्किंग की बात जो अभिषेक के लिए मौत का सबब बनी। फिर वो खौफनाक दिन आया। मोहल्ले वाले ने सिर्फ गालियों पर बस नहीं किया, जोरदार लात मारकर इस कमजोर जिस्म को जमीन पर गिरा दिया। वो वीडियो देखकर रूह कांप जाती है, कैसे अचानक वो गिरे जैसे जिंदगी ने एक और धक्का दे दिया हो। हालांकि वो पहले से ही मौत से लड़ रहे थे, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था, डायलिसिस के सहारे जी रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। रिसर्च, उम्मीद, मेहनत सब कुछ छीन लिया गया। सिर्फ एक लात ने वो कर दिया
जो बीमारियां न कर सकी। अभिषेक की हिम्मत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। किस कदर बेरहम है ये दुनिया। जो शख्स कुछ जिंदगी की जंग लड़ रहा था, उसे एक और जंग लड़नी पड़ी और इस बार वो जंग हार गया। ऐसी मौत का तस्वर भी दिल दहला देता है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन जब किसी ज़हन और बासलाहियत नौजवान के साथ हो तो दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अभिषेक ने अनथक मेहनत की, मुश्किलात का सामना करते हुए जो कुछ हासिल किया था, उनकी रिसर्च को कई देशों में मान्यता मिली, उनके काम को मारूफ यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट किया। वो एक ऐसा शानदार साइंटिस्ट बनने वाले थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे इलाके में टैलेंटेड लोगों का यही हश्र क्यों होता है। दूसरी जगहों पर इन लोगों को तो खास सहूलतें, समाज का इज्जत और एहतराम और पूरा तावन मिलता है, मगर अफसोस यहाँ टैलेंटेड दिमाग अकेले रह जाते हैं और इसी तरीके से समाज की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या यही हमारी सभ्यता है? जो लोग दुनिया को जागरूक कर सकते थे, हमने उन्हें खो दिया। आजकल हर दूसरा शख्स खुद को जज समझने लगा है। मामूली सी बात पर भी अगर कोई उसकी ख्वाहिश के खिलाफ करे तो वो धमकियों, बदतमीजी या जहनी अजियत देने पर उतर आता है। ये एक समाजी कैंसर बन चुका है जो घर घर में फैल रहा है, चाहे वो रेप के हालिया वाकयात हों या सड़कों पर होने वाली मारपीट। एक बात तो वाज़ेह है कि लोगों के दिल में कानून का कोई खौफ नहीं रहा। मुजरिम ये जानते हुए खुलेआम घूम रहे हैं कि उन्हें सजा मिलने के इम्कानात न होने के बराबर है। सबसे खतरनाक बीमारी यह है कि माशरे से हमदर्दी खत्म हो चुकी है। लोग दूसरे के दुख को उनका अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही सोच निर्भया से लेकर आज तक के हर मुल्ज़िम की बुनियाद है। कहने को तो हम मार्स तक पहुंच गए, लेकिन इंसानियत से कोसों दूर निकल गए। जब तक हर शख्स ये ना समझे कि मेरी आज़ादी का आगाज दूसरे के दुख को समझने में होता है, हमारा माशरा मौज एक वहशी जंगल बनकर रह जाएगा। ये कोई अचानक घटने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये मसाइल दहाइयों से हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए सारी बातें हमारे सामने खुलकर आ रही हैं, जिससे हमारी कमियां साफ साफ दिख रही हैं। समाज में कुल मिलाकर चाहे आप कहीं भी हों, यहाँ मैं किसी इलाके या कम्युनिटी को निशाना नहीं बना रहा, आप जानते हैं कि क्या होता है। इन मसाइल को लोग अक्सर सियासत, मीडिया या किसी पार्टी से जोड़कर देखने लगते हैं। असल मसला कभी कोई ध्यान में नहीं लाता और लोग हल की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज ने एक बड़ी क्षति झेली है। जब ISAR जैसी संस्था कहती है कि हमने एक अद्भुत दिमाग खो दिया है, तो ये गहरी चिंता का विषय है। जिस तरह इस जवान की जान गई, ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं को हम अधिक नहीं होने दे सकते। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए। पहली तरजीह, जो जवान प्रतिभा में हैं, उन्हें एक महफूज माहौल देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए, आज जो हम खबरें सुन रहे हैं, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। साइंटिस्ट समुदाय में ये चर्चा कई दिनों से हो रही है। माशरे की बेहसी ये देखिए, शहरी शऊर से भी गिर चुके हैं। लोग खुलेआम वैश्याना हरकतें कर रहे हैं। अंदर का गुस्सा बाहर निकलता है तो धौंस, धमकी, बदतमीजी पर उतर आते हैं। अब हमें इज्तिमाई तौर पर अपने इखलाक, तरबियत पर काम करना होगा और ये कोई आसान काम नहीं, ये एक तवील जदोजहद होगी। क्या हमने अपने बच्चों को यही सिखाना था कि हीरो वो है जो लाठी उठाए, गाली दे और खून से हाथ रंगे? हमारी फिल्में आजकल जो हीरो दिखा रही हैं, क्या वो हीरो हैं या हमारी नस्ल को बिगाड़ने वाले? सवाल सिर्फ फिल्मों का नहीं, सवाल है हमारी सोच का, हमारे इक़्तिदार का। हमने कानून का एहतराम छोड़ दिया है और अब हर गली में एक नन्हा अभिषेक मारा जाता है। हर शहर में एक मासूम बच्ची की चीखें सुनाई नहीं देती। क्या यही वो हिंदुस्तान था जिसका हमने ख्वाब देखा था? जानते हो सबसे दर्द की बात क्या है? हम जानते हैं कि मसला क्या है, पर हम फिर भी चुप हैं। हमारी पुलिस कमज़ोर है, हमारे कानून बेबस हैं। अमेरिका हो या यूरोप, वहाँ हर 1 लाख लोगों पर 300 से ज़्यादा पुलिस वाले होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 145। हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है, पर कब तक? हमने पुलिस को भी बेअतबार बना दिया है। जिसको हम थाने कहते हैं, वहाँ अक्सर इंसाफ मर जाता है। क्या आपने सोचा है कि जब एक गरीब माँ अपने बेटी की लाश को थाने के बाहर देखती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? पर अब भी वक्त है, अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं। सबसे पहले पुलिस को मजबूत बनाएं, न सिर्फ तादाद में बल्कि ईमानदार, काबिल एतमाद। कानून का डर लौटाएं, वरना हर घर एक जंगल बन जाएगा। फिल्मों से तशद्दुद खत्म करें। हीरो वो नहीं जो मारता है, बल्कि हीरो वो जो बचाता है। लोगों में एतमाद पैदा करें ताकि वो डर से नहीं
बल्कि उम्मीद के साथ पुलिस के पास जाएं। ये एक लंबा रास्ता है, शायद हम में से कई इस तब्दीली को देख ही ना पाएं, पर अगर आज हमने उठकर कुछ न किया तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे, आपने हमें ऐसा समाज क्यों दिया।